हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। अपने इस वीडियो में आप सभी को अभी सीए फाइनल में इंड एएस 1 में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के लास्ट में ऐड किया था, मॉड्यूल 1 के लास्ट में, वो हम आपको करवाने वाले हैं। इसमें इंड एएस 1 में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो टोटल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5 एंड 6 है। तो जो ये लास्ट के दो क्वेश्चन है, सिर्फ ये दो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का जो है वो नया क्वेश्चन है, जो उन्होंने May 25 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में नया नया ऐड किया था। उसके अलावा जो ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 है, ये पहले का टेस्ट योर नॉलेज यानी May 25 एंड ऑनवर्ड्स के पहले का जो स्टडी मटेरियल था उसके टेस्ट योर नॉलेज के लास्ट के 4 क्वेश्चन है। ये लास्ट के 4 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने क्या किया था कि May 25 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में टेस्ट योर नॉलेज से लास्ट से 4 क्वेश्चन कट करके प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाल दिया था और प्रैक्टिस क्वेश्चन का 5 एंड 6 नया क्वेश्चन ऐड किया था। तो इस वीडियो में हम आपको सारा ही क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ये है हमारा सीए इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस क्वेश्चन इंड एएस 1 से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपका नोट्स रहेगा, ये मेरा सेल्फ नोट है जो मतलब मैंने अपने स्टूडेंट के लिए बनाया है, जो हम लोगों से एफआर का क्लासेस लेते हैं, उनको डीप एक्सप्लेनेशन के लिए सारे कॉन्सेप्ट को समझाते हुए सारे सम्स को करवाना जो है ये हमारा जिम्मेदारी है। इसके लिए हमारा नोट्स है और इस नोट्स में जो सम्स अभी हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन का करवाएंगे उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हम आपको सम्स करवाएंगे, ताकि आपको फिर इसको करने के बाद आपको कुछ भी कहीं और से देखने का जरूरत ना पड़े। वो वाला क्वेश्चन अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाए। फिलहाल चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाते हैं। जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, पहले हम वो कॉन्सेप्ट आपको एक बार बता देते हैं। देखो यहाँ पर हम जो है वो मेरे कॉन्सेप्ट के पेज नंबर 3 में जाना है और यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 5 है ये हम आपको समझाते हैं। एक्चुअली में होता ये है कि जब कभी भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके देते हैं, ओके, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ओके, जब कभी भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके देते हैं तो हम लोग करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कर देते हैं और कंपैरिजन पर्पस के लिए प्रीवियस ईयर का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके देते हैं ताकि कंपेयर हो पाए। अब मान लो कि करंट ईयर में इंड एएस 1 फॉलो हो रहा है, यानी करंट ईयर में इंड एएस फॉलो हो रहा है, तो क्या प्रीवियस ईयर का जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे वो भी एज पर इंड एएस होना चाहिए? तो हाँ, वो भी एज पर इंड एएस ही होना चाहिए। तो ये पिछला साल और करंट ईयर का ये दोनों कंपैरिजन पर्पस के लिए देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके पिछले वाले ईयर का भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई मटेरियल एरर रह गया था जो इस साल भी ठीक नहीं हो पाया, लेकिन पता चला इस साल। तो इस साल पता चला, अगर हम कंपैरिजन पर्पस के लिए पिछले साल का भी देना चाहें तो इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, इसको बोलते हैं करंट ईयर और इसको बोलते हैं थर्ड ईयर बैलेंस शीट। ओके, आपको क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा थर्ड ईयर बैलेंस शीट तो आप समझ जाइएगा कि करंट ईयर पहला साल है, प्रीवियस ईयर सेकंड ईयर है और उसके भी पहले वाले ईयर को बोलते हैं थर्ड ईयर बैलेंस शीट। तो क्या ये वाला बैलेंस शीट भी देना मैंडेटरी है? तो नहीं, मैंडेटरी तो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ओके, तो क्या कंपनीज दे सकती है? यस, दे सकती है। पहले सवाल का जवाब है यस, दे सकती है। क्या जब वो कंपनी देने लगेगी तो क्या उसको पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सारा कुछ देना है, या वो कोई एक भी दे सकती है? जैसे अगर कंपनी का मन है सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देने का, मतलब है कंपनी को मन है कि थर्ड ईयर का वो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पीएल दे और बाकी ना दे, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? यस, ऐसा वो कर सकती है। ओके, अगर उसका मन है तो वो सारा स्टेटमेंट दे दे, नहीं तो उसको जो पर्टिकुलरली कोई एक देने का मन है वो भी वो दे सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्या ये वाला जो बैलेंस शीट है थर्ड ईयर का वो भी एज पर इंड एएस होना चाहिए? करेक्टली, यस, एज पर इंड एएस ही होना चाहिए, क्योंकि जो आपका करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी एज पर इंड एएस है। ओके, प्रीवियस ईयर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी एज पर इंड एएस है। तो क्या जो थर्ड ईयर का बैलेंस शीट है वो भी एज पर इंड एएस होना चाहिए? जी हाँ, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये भी इंड एएस के हिसाब से ही होना चाहिए। अभी हम आपको अपना नोट्स आधा मिनट में समझाते हैं, फिर हम आपको वाले सम्स आधा मिनट में करवाएंगे, फिर अगले सम्स में चलेंगे। यहां पर कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो एटलीस्ट 1 ईयर का आप दे सकते हो, यानी करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और उसके पहले वाले जो ईयर होते हैं इसके भी आप दे सकते हो एडिशनल कंपैरेटिव स्टेटमेंट के पर्पस से। उसको बोलते हैं थर्ड ईयर बैलेंस शीट, थर्ड ईयर बैलेंस शीट। ओके, इसको बोलते हैं एडिशनल बैलेंस शीट। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट आप अच्छे से समझिएगा। इसको बोलते हैं करंट ईयर बैलेंस शीट, जो आप करंट ईयर का दोगे, पिछले साल का दोगे, उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, और जो आप प्रीवियस ईयर के पहले वाले ईयर का दोगे उसको बोलते हैं एडिशनल कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, या आप ऐसे कह लो कि एडिशनल कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ओके, आप समझ गए होंगे यहां तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम आपको उसका जो थोड़ा सा और टुकड़ा है वो बता देते हैं। यहां पर ये कह रहा है, मतलब जो मैंने नोट्स बनाया है उसमें ये कह रहा है कि क्या जो एनी कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या मेरा जो मन है कि हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पीएल ही दें थर्ड ईयर का, पिछले साल प्रीवियस ईयर के पहले वाले ईयर का हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही देने का मतलब मेरा विचार है,
हम बैलेंस शीट नहीं देंगे, हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं देंगे, क्या एक ही देने का विचार है? वो कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। यहां पर ये बोल रहा है कि नो नीड फॉर फुल कंपैरेटिव, आप कोई भी एक एडिशनल आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एडिशनल बैलेंस शीट हम लोग जनरली देते क्यों हैं? वो इसलिए देते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट है, जो हमारा करंट ईयर का बैलेंस शीट है और जो हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है, उसके ओपनिंग बैलेंस पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा होता है उसके पिछले वाले बैलेंस शीट का। ओके, कोई एरर वगैरह रहता है इस बैलेंस शीट में, इसलिए इसको भी ठीक करके देते हैं ताकि उसका इंपैक्ट अगले साल सही से दिख पाए। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, इसको थोड़ा हटाते हैं और आपको हम अच्छे से समझाते जो लिखा हुआ है। तो कोई एरर वगैरह, मटीरियल एरर रह चुका होता है जिसको ठीक करने के लिए हम लोग देते हैं। अब आगे यहां पर बोल रहा है कि अब यहां पर बोल रहा है कि ये मैंने आपको समझा दिया कि प्रीवियस ईयर का कंपैरेटिव को ठीक करने के लिए हम लोग उसके पहले वाले साल का भी बैलेंस शीट देते हैं और वो भी एज पर इंड AS ही होना चाहिए। ओके, तो आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, चलिए आपको वो दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक कंपनी है जो प्रेजेंट करता है अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को 3 साल के लिए, 3 साल का वो फाइनेंशियल रिजल्ट को वो प्रेजेंट करता है। 1 फॉर करंट ईयर, पहला उसका करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और 2 उसका कंपैरेटिव ईयर है। यानी ये कंपनी जो है वो करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर और उसके पहले वाले ईयर का यानी थर्ड ईयर बैलेंस शीट भी देता है, जिसको एडिशनल बैलेंस शीट बोलते हैं। एडिशनल बैलेंस शीट बोलते हैं। एडिशनल बैलेंस शीट में थर्ड ईयर और प्रीवियस ईयर ये दोनों ही आ जाता है। तो प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर बोलते हैं, उसके पिछले वाले साल को थर्ड ईयर बोलते हैं। तो ये कंपनी अपना तीनों साल का लोगों के लिए उपलब्ध करवाता है कि लीजिए भैया, अगर आपको कंपैरिजन के लिए पढ़ना है शेयर होल्डर वगैरह, तो ये तीनों साल का देता है। ओके, आगे आपको बोल रहा है कि इंटरनली फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन एवरी ईयर इन एडिशन टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये गैप वगैरह का रूल वगैरह फॉलो करता है और मैनेजमेंट के इंटरनल लोगों को पढ़ने के लिए कि भाई लीजिए आप लोग पढ़िए, इसके लिए ये तीनों साल का बैलेंस शीट लोगों को प्रोवाइड करता है। द अफोरसेड फाइनेंशियल रिजल्ट आर प्रेजेंटेड विदाउट फर्निशिंग द रिलेटेड नोट्स बिकॉज दीज आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर इंटरनल पर्पस। यानी ये जो वो फाइनेंशियल रिजल्ट को प्रेजेंट करता है उसके लिए वो रिलेटेड नोट्स वगैरह नहीं देता है उसमें, क्योंकि वो मैनेजमेंट के इंटरनल पर्पस के लिए जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द करंट ईयर मैनेजमेंट थॉट व्हाई नॉट दे शुड प्रेजेंट थर्ड ईयर स्टेटमेंट ऑफ PL ऑल्सो। तो मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि ये जो थर्ड ईयर का है ना, वो उस थर्ड ईयर के बैलेंस शीट में वो स्टेटमेंट ऑफ PL भी देना चाह रहा है। ओके, इसका विचार है मैनेजमेंट का। ओके, गैप का अच्छा वो हो जाएगा, प्रेजेंटेशन हो जाएगा, रिपोर्टिंग हो जाएगा। इट विल सेव टाइम एंड विल बी अवेलेबल ईजियर व्हेनेवर मैनेजमेंट नीड्स दिस इन फ्यूचर। ओके, बोल रहा है कि मैनेजमेंट का भी टाइम सेव करेगा और मैनेजमेंट को जब फ्यूचर में चाहिए होगा तो इसका वो यूज कर पाएगा। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, आप ऊपर के एक्सप्लेनेशन से ये मुझे बोलिए कि क्या मैनेजमेंट कैन मैनेजमेंट प्रेजेंट थर्ड स्टेटमेंट ऑफ PL एज एन एडिशनल कंपैरेटिव इन गैप। क्या मैनेजमेंट जो है वो तीसरे साल का स्टेटमेंट ऑफ PL दे सकता है, हाँ या ना? तो आप बोलोगे यस दे सकता है। इंस्टीट्यूट का भी आंसर है यस, वो एडिशनल कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे सकता है भैया, थर्ड ईयर का कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसको कोई रोक टोक नहीं है इस बात के लिए। आप इंस्टीट्यूट का एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेना, आपको वही सेम टू सेम दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। आपको यहां पर कह रहा है कि क्या मैनेजमेंट इफ मैनेजमेंट प्रेजेंट थर्ड स्टेटमेंट ऑफ PL इन द गैप फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव इज इट नेसेसरी, क्या वो जो स्टेटमेंट ऑफ PL कंपनी थर्ड ईयर का देगा क्या वो भी एज पर इंड AS होना चाहिए? आप बोलोगे यस, वो भी एज पर इंड AS होना चाहिए, नहीं तो कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। अगर आप पिछला साल का स्टेटमेंट ऑफ PL दे दोगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड करंट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ PL दे दोगे एज पर इंड AS, तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा ना, दोनों का तो रूल रेगुलेशन अलग है। इसलिए आपको ये कहना है कि यस, उसमें भी इंड AS ही फॉलो होना चाहिए पिछले साल का जो आप कंपैरेटिव पर्पस के लिए दोगे। और तीसरा आपको ये बोल रहा है क्या मैनेजमेंट जो है वो थर्ड ईयर का सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ PL जो वो देना चाह रहा है, क्या वो सिर्फ वही दे सकता है या उसे बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सब दे देना चाहिए? आप बोलोगे नहीं, वो स्टेटमेंट ऑफ जो PL देना चाहता है सिर्फ वो दे सकता है। यस, वो दे सकता है। आपको कैन से स्टार्ट किया है, मैनेजमेंट प्रेजेंट थर्ड स्टेटमेंट ऑफ PL कैन से, तो आपको आंसर में पहले यस या नो में आंसर देना पड़ेगा, फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे यस, वो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ PL ही दे सकता है। जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ PL देगा तो उसको बैलेंस शीट, उसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब देना ही पड़ेगा। तो वो सिर्फ ओनली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म हो चुका है। और चलिए अभी हम आपको जो है, आपके पास अगर पुराना मटेरियल होगा तो आपको टेस्ट योर नॉलेज में मेरे हिसाब से 5 नंबर क्वेश्चन के बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिखेगा। अभी चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें एक बार आ जाते हैं और ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का पहले आप हिंदी समझ लो अच्छे से, उसके बाद आपसे जो है वो आराम से ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि एक कंपनी है, अ कंपनी वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर 2000, देखो ये जो क्रॉस का साइन है ना, हम यहां पर समझेंगे कि 1 है। ओके, 1 समझेंगे। तो 2011-12 का जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लोग बना रहा था तो ये लोग गलती से जो है वो रेवेन्यू को 10 करोड़ ज्यादा दिखा दिया था। यानी 2012 में ये लोग का गलती है, इस ईयर में गलती है। ओके,
टोटल रेवेन्यू रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2001-2 वाज 80 करोड़। ओके, यानी टोटल जो रेवेन्यू इन्होंने रिपोर्ट किया वो 80 करोड़ किया, जिसमें 10 करोड़ ज्यादा दिखाया हुआ है। हाउएवर व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2012-13, लेकिन जब अगले साल का जब ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2012-2013 का बना रहे थे, तब इन लोगों को ये गलती पकड़ में आया कि पिछला साल का ये एरर हो गया था। पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने टाइम में रेवेन्यू में 10 करोड़ का रेवेन्यू ज्यादा ले लिए थे, ये इनको इस साल पता चला, ये इस साल उनको पता चला। ओके, इस साल उन्हें डिटेक्ट हुआ। ओके, पिछला साल पता नहीं चला था। इट नाउ वांट टू करेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाह रहे हैं। However, the management of the company is not sure whether it need to present the third year balance sheet as an additional balance sheet। यानी मैनेजमेंट इस बात से श्योर नहीं है कि ये तो करंट ईयर है दोस्तों, ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, तो क्या मैनेजमेंट को ये थर्ड ईयर उसके भी पहले भी साल का, उसके पहले साल का, यानी क्या मैनेजमेंट को यहां 2010-11 का भी बैलेंस शीट देना चाहिए या नहीं चाहिए, इस बात से मैनेजमेंट को थोड़ा सा दुविधा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप मेरे सोल्यूशन को समझ जाएंगे तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसका राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और इंस्टीट्यूट के मैथ का जो आंसर है उस लैंग्वेज में आप राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा। ओके, यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है कि क्या इज इट नेसेसरी टू प्रोवाइड थर्ड ईयर बैलेंस शीट। आप बोलोगे नो, नेसेसरी वर्ड क्यों बोल दिया भाई, कहां गया, नेसेसरी वर्ड जरूरी नहीं है, ये तो ऑप्शनल है, आपका मन किया तो थर्ड ईयर का दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। यहां वो थर्ड ईयर में कोई गलती किया ही नहीं है, प्रीवियस ईयर में गलती है, तो थर्ड ईयर का क्यों देगा, प्रीवियस ईयर से एक साल के पहले का भी क्यों देगा, नो। आगे आपको बोल रहा है कि अब मैनेजमेंट का इच्छा है, मैनेजमेंट चाहता है कि 2012-13 यानी जो करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी में ये ठीक कर ले, प्रीवियस ईयर का नहीं बना। तो क्या ऐसा कर सकता है, आप बोलोगे ऐसा नहीं कर सकता है, प्रीवियस ईयर का मिस्टेक है, प्रीवियस ईयर के ही बैलेंस शीट में ठीक करना पड़ेगा, यानी जिस साल का एरर है उसी साल आपको ठीक करना पड़ेगा। आप चाहेंगे करंट ईयर में ठीक कर लें, ये नहीं कर सकते। और ये जो थर्ड ईयर बैलेंस शीट है ये नेसेसरी है देना, बिल्कुल भी नहीं। अब इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं। इंस्टीट्यूट ने इसको बोला है कि नो, दोनों के आंसर, मतलब ये वाले के लिए इन्होंने बोला नो, रोमन 1 के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि थर्ड ईयर का बैलेंस शीट उसे देना ही पड़े। थर्ड ईयर का बैलेंस शीट वो तब देता है जब उसको कुछ रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करना रहता है जिसका इंपैक्ट थर्ड ईयर के बैलेंस शीट में पड़ रहा होता है। आप मेरे बातों को समझ गए होंगे, हम जो आपको समझा रहे हैं, या तो कुछ एरर रहता है या कोई मटेरियल इफेक्ट रहता है जो थर्ड ईयर के बैलेंस शीट को अफेक्ट कर रहा होता है, और कंपनी को बेटर प्रेजेंटेशन के लिए थर्ड ईयर का बैलेंस शीट इसलिए देना पड़ता है क्योंकि वो उस गलती को, उस इफेक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करना चाह रहा है, इसलिए वो देना चाहता है। तो यहां कुछ ऐसा है या सिर्फ प्रीवियस ईयर में ही मिस्टेक है, तो भैया प्रीवियस ईयर में ही मिस्टेक है, उसके पहले मिस्टेक नहीं है, तो देना नेसेसरी नहीं है यहां पर। और आगे आपको बोला कि क्या करंट ईयर में ही ठीक कर देंगे, मतलब प्रीवियस ईयर का नहीं बनाया, करंट ईयर में पता चला है ना, तो करंट ईयर में ही ठीक कर देते ना यार, थोड़ा आलसी पाना करते हैं ना। तो आप बोलोगे नो, नहीं चलेगा, मैनेजमेंट को प्रीवियस ईयर का ही बैलेंस शीट बना करके उसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये गलती हुआ है, ऐसा इंड AS 1 का पैरा 40A में लिखा हुआ है। आप प्लीज वीडियो को पॉज करके इसका राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ट्राई करिएगा कि इंस्टीट्यूट का जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आपका एक्सप्लेनेशन सेल्फ होना चाहिए, नहीं तो आप ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। एग्जाम के टाइम में आप रिवाइज करोगे, आपके दिमाग में बार बार इंस्टीट्यूट का ही लैंग्वेज चलेगा, एग्जाम हॉल के अंदर इंस्टीट्यूट का जो लैंग्वेज है, जो इंस्टीट्यूट का कीवर्ड है, वही आपको याद आएगा और उसी के बेसिस पर आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। आपके पास वाले जो बैठ के एग्जाम देंगे ना उसके कंपेयर में आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, बिकॉज वो मार्केट के किसी टीचर का लैंग्वेज लिख रहा होगा, पर्सनल ओन लैंग्वेज, और आपका बुक के लैंग्वेज के हिसाब से रहेगा। बुक का लैंग्वेज ही रिवाइज करके या देख देख करके पेपर चेकिंग होता है, चाहे कितना भी बड़ा FR का टीचर क्यों ना आपका पेपर चेक कर रहा हो, लेकिन उसके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस ना के बराबर ही रहता है। वो चार्टेड अकाउंटेंट है और वो बुक के जो है भक्त हैं, वो कहीं अपना जॉब वॉब भी कर रहे हैं या अपना मान लो अपना CA फॉर्म भी चला रहे हैं और आपका पेपर भी चेक कर रहे हैं, इस टाइप के लोग ही चेक करेंगे आपका पेपर। तो वो इंस्टीट्यूट के ही बुक का जो कॉपी पेस्ट आंसर रहता है उसी को देख देख करके चेक होता है, आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। चलिए अभी आप आज जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपको बताते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ थोड़ा पॉजिटिव कमेंट वीडियो में कर दीजिएगा और थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, फिलहाल आप आगे बढ़िए और हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है इससे रिलेटेड मेरे बुक में, मतलब मेरे सेल्फ नोट में कुछ नोट है वो हम आपको समझा देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि करंट एसेट्स जो है वो हमेशा ही जो है वो, जैसे मान लो कि अगर, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब होता है। मान लो आपका काम है समोसा बना करके बेचना, तो सबसे पहले आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसमें आपका लगा, फॉर एग्जांपल उसमें आपका 1 मंथ लगा, उसके बाद आप उसको फिनिश गुड्स में बदलोगे, उसमें आपका 1 मंथ लगा, फिर आप उसको सेल करोगे, उसमें आपका 1 मंथ लगा, और डेटर से आपको, जिसको आप बेचे हो उसको आप क्रेडिट पर बेचे हो, उसमें आपका 1 मंथ लगा फॉर एग्जांपल, या उसको क्रेडिट में पैसा जब आप बेच दिए तो उससे पैसा लेने में आपका 1 ईयर लग गया। जनरली 1 ईयर लगता है उससे पैसा लेने में, तो यहां पर 1 ईयर 3 मंथ हो रहा है। ओके, 1 ईयर 3 मंथ हो रहा है, यानी 12 मंथ से ज्यादा है। लेकिन ये सारे प्रोसेस को करके ही आप अपना धंधा कर सकते हो, आप कुछ अपने मन से इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, सभी का टाइम पीरियड फिक्स है। इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल।
तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज्यादा भी है, अच्छे से समझिएगा, अगर ऑपरेटिंग साइकिल जनरली 12 मंथ से जब ज्यादा होता है तो उसको हम लोग नॉन करंट बोलते हैं, नॉन करंट बोलते हैं। ओके ओके, लेकिन अगर 12 मंथ से ज्यादा है, किस किस का? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का, ट्रेड पेबल का, अच्छे से समझिएगा। ट्रेड, ये रिसीवेबल है दोस्तों, ये रिसीवेबल है, ये पेबल है। ओके, ट्रेड पेबल का। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड है एडवांस, एडवांस फ्रॉम कस्टमर या एडवांस टू क्रेडिटर। ओके, एडवांस टू क्रेडिटर या पेबल। ये चार आइटम ऐसा आइटम है जो अगर 12 मंथ से ज्यादा भी अगर उसका ऑपरेटिंग साइकिल है तो भी उसको नॉन करंट नहीं बोलेंगे, तब उसको करंट बोलेंगे, तब उसको ओनली करंट बोलेंगे। आप याद रखिएगा। ओके, यही यहां पर जो है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे नोट्स में कि जनरली 12 मंथ तक जो है जिसका ये होता है, टाइम पीरियड होता है या उससे कम होता है, उसको हम लोग करंट बोलते हैं। उससे ज्यादा जो होता है उसको हम लोग नॉन करंट बोलते हैं। ओके, यानी विद इन 12 मंथ वाले को हम लोग करंट बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग का अगर वो ट्रेड रिसीवेबल है यानी डेटर है, ट्रेड पेबल है यानी क्रेडिटर है, ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड है एडवांस फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर और एडवांस टू क्रेडिटर, ये चार आइटम ऐसा आइटम है उसमें अगर ऑपरेटिंग साइकिल उसका 12 मंथ से ज्यादा भी है तो भी उसको करंट ही बोलते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है जब वो सामान, ये तो मैंने आपको डेटर के केस में बताया, अब हम आपको क्रेडिटर के केस में बताते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालेंगे। अब क्रेडिटर से क्या होगा कि आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, उससे उसको बोलोगे बाबू अभी तुमको पैसा नहीं देंगे, फिर उसको फिनिश गुड्स में बदलोगे, फिर उसको बेचोगे, फिर आपके पास पैसा आएगा, तब आप क्रेडिटर को चुकाओगे। तो ये रॉ मटेरियल में आपका मान लो 1 मंथ लग गया, फिनिश गुड्स बनाने में 2 मंथ लग गया, आप उसको बेचोगे उसमें आपका 1 मंथ लग गया और क्रेडिटर को चुकाने में आपका लग गया 1.5 ईयर फॉर एग्जाम्पल। तो 1 मंथ प्लस 2 मंथ 3 मंथ, 3 मंथ प्लस 1 मंथ 4 मंथ, 4 मंथ अगर आप 1.5 ईयर में ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 18 प्लस 4 22 मंथ। ओके, 22 मंथ। तो यही 22 मंथ को ऑपरेटिंग साइकिल बोलेंगे क्रेडिटर के केस में। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। इसमें आपको बोला कि सुनो तुमको हम डायरेक्टली ये बता ही देते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल यहां पर 18 मंथ है, तो ऑपरेटिंग साइकिल से भी अगर ज्यादा टाइम लोगे तब ट्रेड रिसीवेबल हो या ट्रेड पेबल हो या एडवांस टू क्रेडिटर हो या एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो, ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा टाइम लोगे अगर, तो भाई वो नॉन करंट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ है, उतना तक मैक्सिमम टाइम ले रहे हो और वो भले ही 12 मंथ से ज्यादा है ऑपरेटिंग साइकिल, फिर भी करंट ही माना जाएगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपको बोला कि एक कंपनी के पास कुछ ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स हैं और जो कि जैसे पेबल जो है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट होना चाहिए। आपको जो है पेबल यहां पर जो है पेबल 12 मंथ के अंदर ही हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ इंफॉर्मेशन हम नीचे दी है, आप उसको पढ़िए। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है कि जो ट्रेड रिसीवेबल है has some trade receivable, company has some trade receivable which are due after 15 months from the date of balance sheet date, so the company expect that the payment will receive within a period of operating cycle। यानी ये जो 15 मंथ है ट्रेड रिसीवेबल का पैसा इन लोगों को 15 मंथ में मिलेगा। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल तो 18 मंथ है, उससे तो कम ही है 15 मंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोला कि जो ट्रेड पेबल है इनको पैसा देने में हम लोगों को 14 मंथ लग जाएगा। ओके, जो कि हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है 18 मंथ टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टोटल 18 मंथ से लोअर ही है। ट्रेड रिसीवेबल के केस में 15 मंथ और ट्रेड पेबल के केस में 14 मंथ। ओके, ये इन लोगों का लेट इसलिए हो रहा है, कंपनी को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट दैट इट विल बी एबल टू पे दिस पेबल विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल बिकॉज द नेचर ऑफ बिजनेस इज सच दैट, कंपनी को ऐसा लग रहा है कि अब इसको खुद ही जो है वो लेट पैसा मिल रहा है, 15 मंथ में मिल रहा है ट्रेड रिसीवेबल से, तो ये 14 मंथ में ही कैसे ट्रेड पेबल को दे देगा पैसा, तो इस पे उसको डाउट है। लेकिन ये 14 मंथ में दे देगा ऐसा ये कमिट किया हुआ है, जो कि 18 मंथ से कम है। आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आप ऐसा समझो, क्वेश्चन नंबर 3 में आप ऐसा समझो कि आप एक जो है वो बिल्डर हो। ओके, आप एक बिल्डर हो, आपको गवर्नमेंट जो है एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने का आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो वो बिल्डिंग जो है ना, गवर्नमेंट आपको 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो अब आप 100 करोड़ के काम करने के लायक भी हो कि नहीं, गवर्नमेंट आपसे 5 करोड़ रुपीज एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवा लिया। ओके, जमा करवा लिया। तो गवर्नमेंट आपको बोला कि जब तुम अब देखो इस काम को करने में आपको लगेगा 18 मंथ का टाइम लगेगा, 18 मंथ का टाइम लगेगा। ओके, यानी जो इसका ऑपरेटिंग साइकिल मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर में, वो 18 मंथ दिया हुआ है। 18 मंथ आपको काम ही करने में लग जाएगा।
तो गवर्नमेंट बोला कि जब तुम काम कर लोगे बाबू तब तुमको 100 करोड़ भी दे देंगे जो बात किए हैं, और जो 5 करोड़ तुमसे इनिशियली हम जमा ले लिए थे एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट वो भी दे देंगे। तो आप बोले कि सर आपका तो 18 मंथ में हम काम कर देंगे, आप मुझे पैसा कब देंगे? गवर्नमेंट बोला जब काम कर दोगे तब हम थोड़ा पार्लियामेंट में बैठेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसको पेमेंट कर देना चाहिए, पेमेंट रिलीज होगा, गवर्नमेंट का प्रोसेस है ना, इसीलिए 6 मंथ और लगेगा जब तुम काम कर दोगे तब। यानी 18 + 6 मंथ लगेगा ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलने में, रिटर्न। आप आज के डेट में 5 करोड़ दे दिए तो 18 + 6 आपको 24 मंथ बाद मिलेगा। तो क्या ये जो 24 मंथ है ये 18 मंथ से लोअर है? क्या 24 इज लोअर देन 18? नो, ये 24 18 से ज्यादा है। तो इस केस में ये ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा टाइम ले रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये नॉन करंट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में आप ऐसा समझो, ये वाला तो हम मिटा देते हैं एक बार, क्योंकि मेरे को पॉइंट नंबर 4 समझाना है आपको। तो पॉइंट नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है वो देखिए। इस केस में आप ऐसा समझो कि आप खुद ही गवर्नमेंट हो, आप खुद गवर्नमेंट हो, तो आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए हो कि बाबू तुमको ये काम करना है, तुमको इतना रुपया देंगे कॉन्ट्रैक्ट का। तो वो बोला ठीक है भैया कर देंगे। तो आप उसको बोले लाओ 2 करोड़ रुपया एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो आप उससे 2 करोड़ रुपया एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिए, आप ले लिए, आप इन द बुक्स ऑफ यू, आप गवर्नमेंट हो, इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट या इन द बुक्स ऑफ यू में ये वाला जर्नल एंट्री होगा या ये वाला अकाउंटिंग हो रहा है। तो आपको आज के डेट में मिल गया, ओके अच्छे से सुनिएगा, आपको आज के डेट में मिल गया। आप उसको बोले ना कि बाबू तुमको ये काम करने में 18 मंथ लगेगा, ओके, तो बोला हाँ भैया 18 मंथ तो लगेगा। लेकिन अगर वो बीच में कभी भी काम छोड़ के चला गया, आप गवर्नमेंट हो, वो काम छोड़ के चला गया, तो आपको ये 2 करोड़ कभी भी रिटर्न करना पड़ सकता है, ओके। ऐसे रूल है कि जब आपका ये काम कर देगा उसके बाद आप इसको ये 2 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा रिटर्न करोगे। लेकिन अगर वो बीच में ही छोड़ के चला गया तो आपको कभी भी रिटर्न करना पड़ सकता है ये 2 करोड़ का पैसा, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, ओके, अच्छे से समझिएगा। तो क्या यहां पर ये बता रहा है कि वो कब काम छोड़ के गया, कि 18 मंथ तक पूरा कर दिया, उसके बाद 2-3 महीने के बाद आप उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न कर रहे हो? अगर ऐसा बोलेगा तो आप बोलोगे 18 मंथ से ज्यादा टाइम लग रहा है इसको रिटर्न करने में, तो ये नॉन करंट हो जाएगा। लेकिन यहां क्वेश्चन में क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि वो 18 मंथ तक पूरा काम किया कि नहीं। तो आप ये मानोगे कि क्योंकि वो टाइम से पहले 18 मंथ के पहले भी काम करना छोड़ सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होते ही 2 करोड़ रुपीस रिटर्न करना पड़ जाएगा, तो ये 18 मंथ के पहले भी वो कैंसिल कर सकता है। इसीलिए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ के पहले ही अगर कोई काम हो जाएगा तो उसको फिर करंट बोलना पड़ेगा। चलिए अब नीचे आइए। इनका पहला सवाल ये है कि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 15 मंथ इसका टोटल टाइम है। तो आप बोलोगे भैया 18, ये 15 मंथ जो है वो 18 मंथ से तो लोअर ही है, 18 मंथ से तो लोअर है ना, तो ये करंट है, करंट। इंस्टीट्यूट का आंसर आप देख लीजिएगा, आपको ये दिखेगा कि यस ये करंट है, ये करंट है, ओके, क्योंकि ये 12 मंथ से ज्यादा भी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, एडवांस टू क्रेडिटर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये 4 आइटम ऐसा है जो 12 मंथ से ज्यादा भी है। लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल जो है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, वहां तक ही मैक्सिमम है, उससे ज्यादा टाइम ना ले, उससे ज्यादा लेगा तो नॉन करंट हो जाएगा, उतना तक मैक्सिमम लेगा, 12 मंथ से ज्यादा भी होगा तो भी चल जाएगा, तो भी वो करंट ही माना जाएगा, ओके। अब यहां पर ट्रेड पेबल के लिए आपको बोलना है, तो भाई ये तो 14 मंथ है ना, 14 मंथ तो लोअर देन 18 मंथ है ना, तो ये भी करंट ही होगा। तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या ये जो ट्रेड पेबल है उसको नॉन करंट बोल दे, नॉन करंट, ये क्वेश्चन में बोला है। तो आप यस से आंसर शुरू मत करना, नॉन करंट बोलना सही है या गलत? आप बोलोगे एकदम नहीं, गलत है, नो, आप इसको नॉन करंट नहीं बोल सकते, ये करंट है, करंट है, क्योंकि 18 मंथ से लोअर है। नो इसलिए बोले क्योंकि इसने बोल दिया नॉन करंट बोल दे, और यहां पर यस इसलिए बोले क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल के लिए इसने बोला कि इसको करंट बोल दे, इन्होंने बोला था कि इसको करंट बोल दे, तो हम बोले यस, और इसको बोल रहा है कि इसको नॉन करंट बोल दे, हम बोलेंगे नो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोला है कि 5 करोड़ का जो है इसको करंट बोल देंगे, आप बोलो बिल्कुल नहीं भाई, तुम 18 + 6 मंथ का टाइम ले रहे हो, 24 मंथ, तो 24 मंथ इज हायर देन 18 मंथ, इस केस में ये नॉन करंट हो जाएगा, क्योंकि 18 मंथ तक ही मैक्सिमम ऑपरेटिंग साइकिल है, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला हुआ है, तो ये 18 मंथ से ज्यादा टाइम ले रहा है। तो आप बोलोगे यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला कि इसको करंट बोल दें, तो आप बोलोगे नो, करंट नहीं बोलिए, आप इसको नॉन करंट बोलिए, ये नो बोलना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे आपको बोल रहा है कि जो 2 करोड़ आप लिए हो एज अ गवर्नमेंट, तो क्या उसको नॉन करंट बोल दें? तो आप बोलोगे 18 मंथ के पहले कभी भी तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा तो मुझे 2 करोड़ का डिपॉजिट रिटर्न करना पड़ेगा। तो जब नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के पहले कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो ही सकता है, तो तब तो उसको करंट ही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि मैक्सिमम नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ तक अगर ये काम हो जाता है, चाहे कैंसिल हो या काम कंप्लीट हो, तो भैया आपको करंट बोलना पड़ेगा। तो इस केस में ये बोल रहा है नॉन करंट बोल दें, आप बोलोगे नो, नॉन करंट नहीं बोल सकते हो, ये करंट है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाते हैं, उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे, और जो ये मेरा नोट है ये भी आपको हेल्प करेगा, थोड़ा हमको ज्यादा ही लिख लिख के आपको समझा दिए हैं, तो हम एक बार इसको हटा देते हैं ताकि आप इसका फोटो ले लें। आपको ये बता दें कि जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल का ऑल टेस्ट और नॉलेज के अंदर का सम्स है और जो ऑल इलस्ट्रेशन है, इसको करवाते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसा है जो हम लोगों से जो क्लासेस परचेज करके कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेम वीडियो है,
ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये इंड एएस का मॉड्यूल नंबर 1 में जितना इंड एएस है उनके लिए भी सेम वीडियो है, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन उनके लिए भी ये सेम वीडियो है, और यूट्यूब पर जो देख रहे हैं उनके लिए टेस्ट योर नॉलेज का सम्स और ऑल इलस्ट्रेशन पहले करवाते हुए उसके बाद टेस्ट योर नॉलेज करवाते हुए उसका सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप सर्च करेंगे एलिट सीए इंड एएस 1 तो आपको पहला वही वीडियो दिखेगा, दूसरा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सिर्फ करवाया हुआ वीडियो दिखेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको आगे लेकर के चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो बताते हैं। ओके, और अगर आपको हम लोग से क्लासेस लेना है सारा कॉन्सेप्ट समझते हुए अच्छे से, तो आप अलग से हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर जो कांटेक्ट करने का नंबर है वो 9007746507 है। इस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, आप बोल दीजिएगा आपको क्या चाहिए, आप अपना मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको रिवर्ट करेंगे। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ओके, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो जो ये 4 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सेट ऑफ कौन सा होगा कौन सा नहीं इस टॉपिक के ऊपर में है, और इस पे जो है ना मेरा एक सेल्फ नोट है वो हम आपको एक बार समझाते हैं। देखो सेट ऑफ तब होगा जब इंड एएस अलाउ किया हो, वैल्यूएशन अलाउंसेस जो है जनरली एक दूसरे के अगेंस्ट में वो लोग सेट ऑफ हो जाता है किसी एक एसेट्स के अगेंस्ट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। जनरली बोल रहे जनरली आइटम हुज सब्सटेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन आर सेम आर सेट ऑफ, जिस ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस सेम होगा वो सेट ऑफ हो सकता है। मान लो कि कोई एक इन्वेस्टमेंट है आपका, ओके, उसी इन्वेस्टमेंट पर आपका गेन होता है, उसी इन्वेस्टमेंट पर आपका लॉस होता है। ओके, मान लो कि आपका इक्विटी शेयर है जो आप किसी कंपनी से 100 शेयर खरीदे थे, मतलब 1000 शेयर खरीदे थे, तो 1000 शेयर जो खरीदे थे जब आप उसमें से 20 शेयर को बेचे तो आपका लॉस हुआ। ओके, और जब आप 980 शेयर को बेचे तो आपका प्रॉफिट हुआ। तो सरकार जब आपसे टैक्स मांगने आएगा तो आप नेट करके दे सकते हो, यहां पर हो सकता है सेटअप। क्यों? क्योंकि जो इसका जड़ है वो सेम है, वो एक ही है, जो इसका सब्सटेंस है, जो इसका जड़ है वो एक ही है। समझ में आ रहा होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो, एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको। ओके, मान लो ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडियरी कंपनी है। ओके, होल्डिंग कंपनी है, तो क्या होल्डिंग कंपनी के पास जितना कुछ रहता है उसका इनडायरेक्ट मालिक ओनर जो सब्सिडरी कंपनी के पास जितना भी कुछ रहता है, क्या उसका इनडायरेक्ट जो ओनर है वो होल्डिंग कंपनी रहता है? हाँ या ना? रहता ही है। यस, होल्डिंग कंपनी ही तो उसका पेरेंट रहता है सब्सिडरी कंपनी का। तो तो क्या इस केस में जो सब्सिडरी कंपनी के पास कैश है क्या उसका भी मालिक होल्डिंग कंपनी ही है? जी हाँ, उसका भी मालिक होल्डिंग कंपनी ही है। ओके, तो क्या अगर होल्डिंग कंपनी ने कोई खर्चा किया, फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग कंपनी ने कोई एक्सपेंस किया और उसका पेमेंट जो है वो सब्सिडियरी कंपनी कर दे रहा है, उसका पेमेंट सब्सिडरी कंपनी कर दे रहा है, सब्सिडरी कंपनी उसका पेमेंट कर दे रहा है। ओके, पेमेंट जो है एक्सपेंस, सॉरी, इसने कोई एक्सपेंस किया, कोई खर्चा किया, और खर्चा के लिए जो है वो मतलब मान लो कि इसके लिए पेमेंट कोई और कर दे रहा है। ओके, तो क्या ये एक ही माना जाएगा, सेट ऑफ किया जा सकता है? जी हाँ, सेट ऑफ किया जा सकता है। मान लो हम आपको थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, मान लो होल्डिंग कंपनी ने कोई एक्सपेंस किया, ओके, कोई एक्सपेंस किया, और वो एक्सपेंस जो है वो रीइंबर्सेबल था, वो एक्सपेंस रीइंबर्सेबल था। मान लो आप और आपके पापा जो है, आप और आपके पापा जो है वो एक साथ गए कहीं पे घूमने के लिए। ओके, आपने कोई खर्चा किया। ओके, दुकानदार बोला कि सर ये जो आपका खर्चा है ना ये कल रिटर्न हम दे देंगे। ओके, तो रिटर्न देने टाइम में आपके पापा रास्ते से गुजर रहे थे और उनको पैसा वो रिटर्न कर दिया, वो वाला। ओके, रीइंबर्स कर दिया, अगर वो रीइंबर्सेबल था तो क्या एक ही घर में गया ये माना जाएगा? जी हाँ। तो वैसे ही जब होल्डिंग कोई एक्सपेंस करता है और सब्सिडियरी को वो वाला एक्सपेंस जो है वो रीइंबर्समेंट मिल जाता है, ठीक है, रीइंबर्समेंट मिल जाता है, तो उस केस में क्या ये एक्सपेंस और रीइंबर्समेंट सेटअप हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि होल्डिंग और सब्सिडियरी दोनों मिला के है तो वो एक ही कैश दोनों का मिला करके एक ही साथ बैलेंस शीट में आएगा, तो ये सेटअप हो सकता है। लेकिन आपको बोला कि जहां सब्सटेंस सेम नहीं है, जैसे रेंट पेड और रेंट रिसीव्ड, ये आपस में सेट ऑफ नहीं होगा। हम आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन करके बताते हैं। जब आप रेंट पेड करते हो, अच्छे से समझना, जब आप रेंट पेड करते हो तो आप हो गए उस केस में टेनेंट, और जब आप रेंट रिसीव्ड करते हो, ओके, तब आप उस केस में हो गए ऑनर, और ये आपका हो गया एचपी। और जब आप रेंट पेड करते हो तब आपके लिए एक्सपेंस हो गया। समझ में आया? क्या ये जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है और ये एक्सपेंस है, ये दोनों अलग अलग नहीं है? यहां पर टेनेंट है और यहां पर ऑनर है, क्या रिलेशनशिप सेम है भाई? नहीं भाई, ये अलग है। तो उस केस में ये सेट ऑफ नहीं होगा, बिकॉज इसका सब्सटेंस अलग है। तो वही यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, सबसे पहला कि होल्डिंग कंपनी ने कोई खर्चा किया ऑन द बिहाफ ऑफ सब्सिडरी कंपनी विच इज रीइंबर्स्ड बाय द सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी के द्वारा वो रीइंबर्स हो गया। whether in the separate books of account of holding company the expense and related reimbursement of expense can be offset, मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों साथ में जा रहा था और सब्सिडरी कंपनी को जो खर्चा करना चाहिए था वो होल्डिंग कंपनी ने कर दिया, तो सब्सिडरी कंपनी बोला सुनिए ना, लीजिए ये पैसा रिटर्न ले लीजिए, आपने जो खर्चा किया है ना मेरे बिहाफ में, मेरे से पैसा ले लीजिए। तो क्या ये एक्सपेंस जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी का बिहाफ में किया और सब्सिडरी कंपनी फिर होल्डिंग कंपनी को रीइंबर्स कर दिया, ओके,
क्या ये सेटअप हो सकता है? जी हाँ, सेटअप हो सकता है। ओके, ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि होल्डिंग और सब्सिडरी मिला करके है, तो एक ही होल्डिंग कंपनी ही दोनों कंपनी को चला रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोल रहा है कि वेदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड लॉस ऑन सेल ऑफ, सेम वर्ड नहीं बोला, आपको बोला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अगेंस्ट लॉस ऑन सेल ऑफ अनदर एसेट्स बोल दिया, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ओके, ये नहीं चलेगा। अनदर एसेट्स बोल दिया ना, सब्सटेंस अलग हो गया। इसको सेटअप कर सकते हैं? आप बोलोगे नो, पहले वाले का आंसर यस था, इसका आंसर नो है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों है? हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ओके, ये मेरा सेल्फ नोट है, हम आपको एग्जांपल देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक मशीन है, इसका बहुत सारा पार्ट्स है, एक सिंगल मशीन है, तो इसका ये वाला पार्ट आप पहली बार बेचे, जब ये मतलब आपके लिए काम कर नहीं रहा, आप बेच दिए उसका एक पार्ट। ठीक है, मान लो मतलब कोई भी एक अपने मन से एग्जांपल ले लो जो बहुत बड़ा मशीन है। ओके, और उसके किसी एक पार्ट को आप एक साथ बेच दिए, उसमें आपका लॉस हुआ। उसी मशीन का दूसरा पार्ट आप बेचे, उसमें आपका प्रॉफिट हुआ। ये आपस में सेटअप हो सकता है, क्योंकि ये ओवरऑल मिला करके है ये एक ही मशीन। लेकिन जब ये दो मशीन हो जाए, तो दोनों का फंक्शन अलग है, दोनों का परचेज का टाइम अलग है, परचेज आप अलग किए हो, पेमेंट अलग से किए हो, सब्सटेंस अलग हो गया दोनों का। इस केस में इसका लॉस और इसका प्रॉफिट जो है वो आपस में इस दो मशीन का सेट ऑफ नहीं होगा, तब सेट ऑफ नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। हम आपको ये बताते हैं कि ये सेट ऑफ नहीं होगा। आगे बोल रहा है व्हेन सर्विस रिसीव्ड आर रेंडर्ड इन ट्रांजैक्शन within an entity, service are received from same entity in two different arrangement, can the receivable and payable be offset? देखो, हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। बोल रहा है यहां पर हम आपको ऐसे समझाते हैं। मान लो आपका नाम राम है, ओके, और ये एक कंपनी है। आप राम नाम का आदमी जो है, ये आप इस कंपनी के डेटर हो। क्यों? क्योंकि आपने इससे क्रेडिट में कोई सामान परचेज किया हो, फिर आप ही दूसरी बार इस कंपनी मतलब इस कंपनी से आप सामान लिए हो। इस केस में आप इस कंपनी को क्रेडिट पर सामान बेचे भी हो, तो आप यहां पर इस कंपनी का क्रेडिटर भी हो, क्रेडिटर भी हो। ओके, तो इस केस में क्या है कि यहां पर आपका सब्सटेंस अलग है, आप डेटर हो, आपका रूल रेगुलेशन अलग है आपके ऊपर में, और क्रेडिटर जो है वो सब्सटेंस अलग हो जा रहा है, जो नाम है वो दोनों का अलग हो जा रहा है, जो हेडिंग है दोनों का अलग हो जा रहा है। ये एसेट साइड में आता है और ये लायबिलिटी साइड में आता है। भाई साहब, सब्सटेंस अलग है, ये कभी भी सेट ऑफ नहीं होगा। आप पढ़े हुए हैं कि डेटर और क्रेडिटर एक ही आदमी रहने पर उसको सेट ऑफ कर देते हैं, ऐसा आप पढ़े हुए हो, जो कि जेन्युइन भी है। तो यहां पर अब ये है कि ये सेट ऑफ तभी होगा जब उसको लॉ परमिट करेगा। ओके, लॉ परमिट करेगा, प्लस इंटेंशन भी होगा, इंटेंशन भी होगा कंपनी का, इंटेंशन ऑफ कंपनी भी होगा सेट ऑफ करने का। ओके, सेट ऑफ करने का। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल आपस में सेट ऑफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर अभी इंस्टीट्यूट का मैट में आप जाके देख लो। इसमें इन्होंने बोला है कि देखिए 1 नंबर जो है ये होल्डिंग है और ये सब्सिडियरी है। भाई सब्सटेंस तो सेम ही है। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि भाई रीइंबर्समेंट जो सब्सिडरी ही कर दिया, तो इस केस में ये सेट ऑफ हो जाएगा। ऑफसेटिंग इज परमिटेड। ओके, ऑफसेटिंग इज परमिटेड है इस केस में, और यहां पर इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है अच्छे से कि भैया ये ऑफसेटिंग यहां पर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बी नंबर जो इन्होंने यहां पर एक्सप्लेन किया है, उसमें इन्होंने बोला है कि यहां पर गेन एंड लॉस जो है वो दो अलग अलग एसेट्स का हो जा रहा है, सब्सटेंस अलग हो जा रहा है, इसलिए यहां पर जो है वो ये सेपरेटली दिखाना सही है। ओके, सेपरेटली दिखाना सही है, इसको ऑफसेटिंग नहीं कर सकते। ओके, ऑफसेटिंग इज नॉट अलाउड। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो आइटम है, उसमें क्या बोल रहा है वो दिखाते हैं। लास्ट वाला में इन्होंने ये बोला है कि सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि ऑफसेटिंग नॉट अलाउड है। ओके, ऑफसेटिंग नॉट अलाउड है, ऑफसेटिंग जो है वो अलाउड नहीं है ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल में। ओके, लेकिन ऑफसेटिंग तब कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब कंपनी का इंटेंशन हो। ओके, यहां पर आपको एक वर्ड दिखेगा, इंटेंशन वर्ड दिखेगा, एंड लॉ भी परमिट करे। ठीक है, यहां पर ऑफसेटिंग अगेंस्ट ईच नेट अमाउंट प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट, जब उसका लीगल राइट हो उसके पास और वो इंटेंड भी करे इस काम को करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं है, लीगल राइट और इंटेंशन नहीं है, तो अगर नहीं है, अदरवाइज नहीं है, तो उसको सेपरेटली दिखाइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो समझाते हैं। ठीक है, देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके बारे में आपको बता दें। ये क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है। ओके, आपको बोल रहा है कि आपको 4 आइटम हम देते हैं, रिसीवेबल। ओके, रिसीवेबल, उसके बाद एडवांस टू सप्लायर, इनकम टैक्स रिसीवेबल एंड इंश्योरेंस स्पेयर। ये 4 आइटम हम आपको दे रहे हैं। आप प्लीज मुझे ये बताइए कि ये करंट है या नॉन करंट है। तो रिसीवेबल जो है ये हमेशा करंट होता है भाई साहब, करंट होता है ये, इसलिए अगर ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 18 मंथ वो 12 मंथ से ज्यादा भी है, तो भी अगर रिसीवेबल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइज हो रहा है, ओके, और वो 12 मंथ से ज्यादा का भी टाइम है अगर ऑपरेटिंग साइकिल का, तो भी इसको करंट ही बोलेंगे। एडवांस टू सप्लायर, रिसीवेबल, पेबल एंड एडवांस
फ्रॉम कस्टमर, ये 4 आइटम ऐसा है अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो भैया उसको करंट ही बोलेंगे, भले ही वो 12 मंथ से ज्यादा का ऑपरेटिंग साइकिल है, तो ये भी आपका करंट ही हो जाएगा। आप इंस्टीट्यूट का एक्सप्लेनेशन ये दोनों जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसके पूरे एक्सप्लेनेशन में यही पता चलेगा कि ये भैया विद इन 12 मंथ नहीं भी हुआ तो भी हम इसको करंट ही बोलेंगे, तो भी हम इसको करंट ही बोलेंगे। जब आप इसके आंसर को पढ़ोगे तो इन्होंने बार बार इसको करंट ही बोला है। ओके, एक्सप्लेनेशन जहां खत्म हो रहा है यहां भी इन्होंने बोला कि वो जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल जो है यहाँ पर 12 मंथ से ज्यादा है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल तो रुक जाओ, यहां पर इसको करंट ही बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो सेकंड वाला है एडवांस टू सप्लायर, इसको भी हम लोग करंट ही बोलेंगे बिकॉज ये ऑपरेटिंग साइकिल के अगर अंदर है और 12 मंथ से ज्यादा का ऑपरेटिंग साइकिल है, फिर भी इसको करंट ही बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये जो आपका तीसरा आइटम है इनकम टैक्स रिसीवेबल, अगर ये 12 मंथ के अंदर आपका रिसीव हो जाएगा तो इसको करंट बोलेंगे, अदरवाइज इसको नॉन करंट बोलेंगे। यही इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। बिकॉज हम जो आपको 4 नाम बोले हैं, डेटर्स, क्रेडिटर यानी ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, और ट्रेड डेटर मतलब डेटर से रिलेटेड है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और ट्रेड पेबल से रिलेटेड है एडवांस टू क्रेडिटर। ये 4 आइटम जो हम आपको बोले हैं, इसी में 12 मंथ से ज्यादा भी हुआ तो भी करंट होगा। उसके अलावा जितना भी नाम है अगर वो 12 मंथ से ज्यादा है तो वो नॉन करंट हो जाएगा, और अगर वो 12 मंथ के कम है तब वो करंट हो जाएगा। इंश्योरेंस स्पेयर जो है ये 2 टाइप से रिलेटेड होता है। जनरली इंश्योरेंस स्पेयर जो है स्पेयर्स जो है हम लोग पीपीई के लिए लेते हैं, तो पीपीई जो है वो हमारा होता है नॉन करंट, और इंश्योरेंस स्पेयर अगर हम लोग के पास है, इंश्योरेंस स्पेयर जो पीपीई से रिलेटेड है, अगर वो 12 मंथ के अंदर कंज्यूम हो जाएगा वो इंश्योरेंस स्पेयर, तब वो करंट है। तो ये इंस्टीट्यूट का एक्सप्लेनेशन है कि जनरली ये पीपीई से रिलेटेड होता है, ये पीपीई का स्टैंड बाय इक्विपमेंट होता है, और पीपीई हमारा जो है वो नॉन करंट नेचर का होता है, और इंश्योरेंस स्पेयर जो है हमारा इन्वेंट्री होता है। तो यहां पर इन्होंने ये बोला कि पीपीई को तुम नॉन करंट मान लो, और इंश्योरेंस स्पेयर जो है वो करंट ही होता है जनरली अगर वो 12 मंथ के अंदर कंज्यूम हो जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बता करके ये वाला आपका खत्म हो जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको बताने से पहले हम आपको अपना जो सेल्फ नोट है इसमें मटेरियल आइटम का क्या मीनिंग होता है वो हम आपको समझाना चाहते हैं। मटेरियल आइटम का मतलब होता है कि हर वो आइटम या इवेंट या ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे, इंपैक्ट करे, उसी को मटेरियल आइटम बोलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एक्सेप्शनल आइटम आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड whereas Ind AS 1 required separate disclosure of material item and how। बोल रहा है कि देखो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ये कहता है कि एक्सेप्शनल आइटम का डिस्क्लोजर होना जरूरी है। ओके, लेकिन Ind AS 1 क्या कहता है, Ind AS 1 क्या कहता है, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कहता है कि एक्सेप्शनल आइटम का डिस्क्लोजर होना जरूरी है, लेकिन Ind AS 1 ये कहता है कि डिस्क्लोजर तभी होगा जब वो मटेरियल है। ओके, जब वो मटेरियल है, अच्छे से समझिएगा। हाउ दीज आर टू बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे करें यार वो बताइए, तब कैसे प्रेजेंट करें। ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कहता है और ये Ind AS 1 कहता है कि उसका मटेरियल होना जरूरी है अगर डिस्क्लोजर आप दे रहे हो तो। डज दैट इंप्लाई दैट, क्या ये मान ले कि जो मटेरियल होता है वही एक्सेप्शनल होता है, क्या ये मान ले? और अगर ऐसा नहीं है या है तो आप प्लीज एग्जांपल दे करके आप बताइए कि कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर इनका 6 है वो हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, नहीं तो वीडियो को हल्का सा पीछे कर लीजिएगा, आपको फिर से दिखेगा। एक्सेप्शनल जो है इसका ये बिल्कुल भी एक्सेप्शनल क्या होता है इसका डेफिनेशन Ind AS में नहीं है। ओके, देखो अब एक्सेप्शनल का मतलब यहां पर बोल रहा है कि हाउएवर पैरा 97 ऑफ Ind AS 1 रिक्वायर्स इनकम और एक्सपेंसेस आर मटेरियल एंटिटी शैल डिस्क्लोज। जबकि देखो एक्सेप्शनल आइटम के बारे में Ind AS में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मटेरियल आइटम के बारे में पैरा 97 Ind AS 1 में ये डिस्क्लोजर है कि अगर वो मटेरियल आइटम है तो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर होना जरूरी है। अच्छे से समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला कि मटेरियल आइटम किसको बोलेंगे। Ind AS 1 ये कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन मटेरियल है और वो ओमिट हो गया, मिट गया है, नहीं दिखाए हो आप, या मिस स्टेटिंग हो गया, गलत दिखा दियो, ऑब्सकरिंग हो गया है, ठीक है, यानी उसमें कोई गड़बड़ी कर दी हो आप, और वो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, तो उसको मटेरियल ही हम मानेंगे। ओके, आगे आपको बोल रहा है when item of income and expenditure within the profit and loss account from ordinary activity are of such size or nature or incident their disclosure is required। बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा आइटम एक्सपेंस और इनकम में आप दिखा दिए हो जो उसके साइज और नेचर और इंसिडेंस के में फर्क दिख रहा होगा, उससे थोड़ा सा अलग टाइप का वो दिख रहा होगा, तो वहां पर उसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है। उसी को एक्सेप्शनल आइटम बोलते हैं। मान लो आप अपना इनकम दिखा रहे थे, देखो अब मेंशन क्राइटेरिया, देखो आप अपना इनकम दिखा रहे थे अभी तक, मान लो आपके पास जो है वो 2 स्टाफ है, एक है पूजा, ओके, और एक है सुरेश। आप इस पूजा को पे कर रहे थे 15,000 पर मंथ, और सुरेश को कर रहे थे आप 14,000 पर मंथ। ओके, अचानक से आप अगले साल जो है वो पूजा जी को आप करने लगे 1.5 लाख पर मंथ, तो एक्सेप्शनल तो है ना भाई, इतना क्या अचानक से सैलरी बढ़ गया। तो एक्सेप्शनल का मतलब है कि किसी भी इनकम और एक्सपेंस में बहुत ज्यादा से उतार चढ़ाव हो जाना, जिसका एग्जाम्पल अभी हम आपको दिखाएंगे नीचे में। तो इन्होंने बोला कि फ्रॉम द अबव इट अपीयर दैट द मटेरियल आइटम जितने हैं वो सब एक्सेप्शनल हैं, ये जरूरी नहीं है।
ओके, कोई अच्छा आइटम मटेरियल है जिसमें मिस्टेक हो गया तो उसको ठीक करना भी मटेरियल हुआ, लेकिन एक्सेप्शनल का मतलब होता है उसमें बहुत ज्यादा से फर्क हो जाना, ठीक है, जिसका एक्सप्लेनेशन, जिसका डिस्क्लोजर जरूरी होता है। इन्होंने बोला कि एक्सेप्शनल आइटम का तुमको एग्जांपल दे देते हैं। पहला, आपने इन्वेंट्री को जो है वो राइट डाउन कर दिया, एनआरवी पर आपने दिखा दिया, ठीक है, या तो आप पीपीई को जो है वो रिकवरेबल अमाउंट पर आप दिखा दिए, जबकि आप पहले कैरिंग अमाउंट पर दिखा रहे थे। अभी आप इन्वेंट्री को दिखा रहे हो एनआरवी पर, पहले आप कॉस्ट पर दिखाते थे, और पीपीई को पहले आप कैरिंग अमाउंट पर दिखाते थे, अभी आप उसको दिखा रहे हो रिकवरेबल अमाउंट पर। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा, अगर ये बहुत ज्यादा से है तो इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। या अगर आप मान लो कि किसी एंटिटी को रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो ये एक्सेप्शनल है, मतलब जो सिर्फ आप ही के साथ होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शनल। यानी मान लो कि आप कोई भूकंप आया, कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया जिसमें आपका कोई पर्टिकुलर लॉस हुआ, बाकी किसी का लॉस नहीं हुआ, तो वो एक्सेप्शनल हुआ। समझ में आया? एक्सेप्शनल आइटम उसी को बोलते हैं। फ्लड से कोई लॉस हो गया, उसको एक्सेप्शनल लॉस बोलेंगे क्योंकि सिर्फ वो आपका हुआ है। अगर कोई पीपीई को आप बेच, मतलब डिस्पोज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट को कोई आप डिस्पोज कर रहे हो, ओके, आगे बढ़ते हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हो किसी ऑपरेशन को, कोई लिटिगेशन या सेटलमेंट है जो सिर्फ आपके साथ हो जाता है दोस्तों, वो एक्सेप्शनल आइटम है, जो गलती सिर्फ आपके साथ हो जाता है। और जो गलती कहीं भी अगर होगा तो उसको मटेरियल माना जाएगा, बिकॉज वो मिस हो गया लिखना, उसको मटेरियल आइटम बोलते हैं। ओके, चलिए, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन भी एक्सेप्शनल आइटम है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कुछ पॉजिटिव कमेंट थैंक यू सो मच बोल सकते हो वीडियो में, बिकॉज ये यूट्यूब पर है अपलोडेड, और जो हमारे स्टूडेंट इसको हमारे वेबसाइट से देख रहे हैं, आपको अगला इंडेक्स जो है वो बहुत जल्दी ही मिलेगा, विद इन 1 और 2 डेज के अंदर हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। ओके, आप इसका जो है जो इलस्ट्रेशन और टेस्ट और नॉलेज का सम्स है उसका सेपरेट वीडियो है वो आप कर लीजिएगा। और किसी भी सम्स में अगर आपका डाउट हो तो आप अपने इस भाई को 9007746507 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप डाउट पूछ सकते हो। क्लासेस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए और गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 चीज के लिए आप मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम लोग गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लासेस, टेस्ट सीरीज और गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए भी आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं और आपके अटेम्प्ट में भी प्रोवाइड करेंगे एग्जाम के 4 मंथ बिफोर। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।